आज हम देखते हैं टिथ का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टिथ। टिथ की बात कर रहे हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो देखो किस तरह का होता है अपना टिथ। तो डेंटिस्ट की शॉप पे या कोई मेडिकल शॉप पे बना हुआ देखा होगा इस तरह का, है ना। कुछ इस तरह का, थोड़ा सा सही कर लेते हैं ताकि फील सही अच्छा बड़ा है। इस तरह का देखा होगा जिसे टिथ बोलते हो। अब इसमें स्ट्रक्चर देखो, ये टिथ जिस चीज का बना हुआ है ना, जिस कंपोनेंट का बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, वो कंपोनेंट क्या है ये बात कर लेते हैं। देखो ये टिथ जिस कंपोनेंट का बना हुआ है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, उसे कहते हैं डेंटाइन। क्लियर है? क्या कहते हैं? डेंटाइन। ये है वो डेंटाइन मटेरियल। टिथ बना हुआ है डेंटाइन का। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, क्लियर है, जिसका अपना टिथ बना हुआ है। अब ये सॉलिड नहीं होता टिथ, यानी अंदर से होलो खोखला होता है। कभी अपना तो किसी से तुड़वाओ या कोई बच्चे का टूटा हुआ मिले तो उसे फोड़ करके देख लेना, अंदर खोखला होगा, ये खाली जगह मिलेगी अंदर तुम्हें। इस होलो स्पेस को हम लोग बोलते हैं कैविटी, और इस कैविटी का नाम है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, क्लियर है? समझ रहे हो? ये पल्प कैविटी क्यों बनाई गई भाई? ये हमारी बॉडी का पार्ट है ना, और बॉडी के पार्ट में ग्रोथ होती है, हर पार्ट में ग्रोथ होती है, क्लियर है। जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग हर पार्ट ग्रो करता है, और लगभग हर एक पोर्शन हमारा सेंसिटिव है, क्लियर है। सारा का सारे बॉडी पार्ट्स हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, सीएनएस से कनेक्टेड है, तो इसकी भी ग्रोथ होगी और ये भी सीएनएस से कनेक्टेड होगा। सीएनएस से कनेक्टेड होगा किस तरह से? नर्व्स की हेल्प से। नर्व्स क्या होती हैं? न्यूरॉन के फाइबर्स, हाँ, ये न्यूरॉन के फाइबर्स हैं। ये मान लो न्यूरॉन है या नर्व है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है, क्लियर है। यहाँ से आया और वहां से निकल गया, तो सेंस प्रेजेंट होगी, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अबे तभी तो पता चलता है ना कि जो चीज हम लोग चबा रहे हैं, खा रहे हैं, वो कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है। कैसे पता चलेगा? जब यहाँ सेंसिटिविटी होगी, क्लियर है। सेकंड कि यहाँ ग्रोथ होगी तो ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स कौन सप्लाई करता है? ब्लड। तो यहाँ ब्लड वेसल्स भी होंगी, यहाँ ब्लड वेसल्स भी होंगी, क्लियर है, समझ रहे हो? तो ये पल्प कैविटी इसलिए बनाई गई ताकि न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स पास हो सके यहाँ से। इज दैट क्लियर? चलो, ये पल्प कैविटी लाइन रहती है, मतलब इसकी लीनिंग पे प्रेजेंट है इस तरह के सेल्स, और ये वो सेल्स हैं जो कि डेंटाइन बनाएंगे। डेंटाइन एक इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसका दांत बना हुआ होता है, ये डेंटाइन ये सेल्स बनाते हैं, क्लियर? इन सेल्स को क्या कहते हैं? ये सेल्स है ओडेंटोब्लास्ट। ओडेंटोब्लास्ट सेल। बायोलॉजी में जहां भी ब्लास्ट टर्म यूज की जाए उसका मतलब है फॉर्मेशन या फॉर्मेटिव, क्लियर? तो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म डेंटाइन, क्लियर है। चलो, अब ये डेंटाइन जो है ये इतना हार्ड मटेरियल, हार्ड है नो डाउट, बोन से हार्ड है, अपनी हड्डी से ज्यादा हार्ड है ये, बट इतना हार्ड नहीं है कि हर चीज को रेजिस्ट कर सके, क्योंकि हम लोग खाते हैं तो एसिडिक सब्सटेंस भी है, बेसिक सब्सटेंसेस भी है, बहुत हार्ड पार्ट भी, हार्ड सब्सटेंस भी हम लोग चबाने की कोशिश करते हैं, तो ये डेंटाइन हार्म हो सकती है, क्लियर है।
टूट सकती है, डैमेज हो सकती है, तो इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा कवरिंग दी गई है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, है ना। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग किस तरह से है? ये वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं, ये है इनेमल। क्लियर? इनेमल, इनेमल। और ये इनेमल जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये डेंटाइन से भी ज्यादा हार्ड है, अपर लेवल का इनऑर्गेनिक मटेरियल है। यानी इस इनेमल लेयर में कैल्शियम फॉस्फेट डेंटाइन की बजाय ज्यादा प्रेजेंट होंगे, समझ रहे हो, ज्यादा हार्ड पार्ट है, इसीलिए तो प्रोटेक्टिव कवरिंग इनेमल की दी गई है डेंटाइन के ऊपर। इनेमल जैसे ओडेंटोब्लास्ट सेल डेंटाइन बनाते हैं, इसी तरह सेल्स होते हैं अमीलोब्लास्ट, जो कि बनाते हैं इनेमल। अमीलोब्लास्ट सेल फॉर्म करते हैं इनेमल को। क्लियर है? समझ रहे हो? हम लोगों ने कहा था कि दांत एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन का पार्ट है। क्लियर? एक्टोमीजोडर्मल लेयर से ओरिजिनेटेड पार्ट है। तो देखो, वो यहां स्पेसिफाई होता है, ये जो ओडेंटोब्लास्ट है, ये बाय नेचर किस लेयर का सेल है? ये मीजोडर्म लेयर का सेल है, मीजोडर्म मेम्ब्रेन का सेल है। क्लियर है? मीजोडर्म लेयर का। और जो अमीलोब्लास्ट है, ये एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म लेयर का या एक्टोडर्मल सेल है। क्लियर है? तो स्पेसिफाई हो गया एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन टिथ का। क्लियर है? अब हम लोग बाहर से देखते हैं टिथ को, तो टिथ तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक जो पार्ट हमें बाहर से दिखाई देता है, एक्चुअल में विजिबल पोर्शन है, इसे हम लोग बोलते हैं क्राउन, क्राउन। क्लियर है? फिर वो पार्ट जो कि हमारे गम से ढका रहता है, वो है नेक रीजन, नेक पार्ट। क्लियर है? और वो पार्ट जो कि हमारी जॉ बोन के अंदर धसा हुआ है, क्लियर है, वो है इसकी रूट्स, रूट पार्ट। क्राउन, नेक एंड रूट, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा टिथ। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, अब ये जो इनेमल की कवरिंग है, ये सिर्फ क्राउन पार्ट में होती है, समझ रहे हो, नेक और रूट वाले रीजन में नहीं होती। तो नेक और रूट वाले रीजन में इनेमल की बजाय एक और कवरिंग दी जाती है, जो कि इनेमल से थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। क्लियर है? इनेमल से सॉफ्ट होगी, इनेमल जितनी हार्ड नहीं होगी, बट डेंटाइन के ऊपर कवर्ड है, तो डेंटाइन से हार्ड होगी, नो डाउट। क्लियर है? ये वो मेम्ब्रेन, बड़ी अजीबोगरीब आवाजें आ रही है। क्लियर है? ये कौन सी कवरिंग है? इस कवरिंग का नाम है सीमेंटम, सीमेंटम लेयर। क्लियर? समझिए, इतने पार्ट समझ आई। चलो, अब हम बात करते हैं कि जो नेक रीजन है ना, वो तो किसके अंदर धसा हुआ है? नेक रीजन किसके अंदर धसा हुआ है? नेक रीजन किससे कवर्ड है? नेक रीजन पे कवरिंग किस चीज की है? नेक रीजन पे कवरिंग है हमारे गम्स की। क्लियर? तो ये है हमारा गम, एक साइड ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ये टिथ का नेक रीजन है,
और नेक रीजन कवर्ड है गम से। क्लियर है? गम्स, मसूड़े, समझ रहे हो? ये है। अब रूट वाला पार्ट, रूट वाला पार्ट कहाँ एम्बेडेड है? हम लोग थिकोडोंट है ना, तो ये पोर्शन हमारा हमारी जा बोन के सॉकेट में सेट होगा, वहां दसा हुआ है। तो अब जा बोन बनाते हैं, थोड़ा सा ढंग से बनाना। फिर इस तरह से बनाओगे, देखो। ये है अपनी जाबोन, जिसके सॉकेट के अंदर, अभी तुम लोग मत बनाना, रुको एक बार। ये जाबोन है जिसके सॉकेट के अंदर दांत सेट है। पहले तो इसे रिप्रेजेंट करो, ये क्या है? जाबोन है। अब वो सॉकेट बनाते हैं, क्लियर? अब बनाते हैं वो सॉकेट। सॉकेट ये है, ये जाबोन का सॉकेट बना रहे हैं हम लोग। अबे दांत को सेट करना है तो कोई खड्डा तो होना चाहिए ना, जहाँ कुछ घुस सके। कुछ घुसाने के लिए जगह तो चाहिए कि, समझ रहे हो? ये है वो घुसाने वाली जगह। अब हालांकि यहाँ घुसा दूसरी चीज रही है, दांत की बात कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज मत लेना, ठीक है? ये है, ये वो सॉकेट है। इस सॉकेट को हम लोग क्या टर्म देंगे? ये वो सॉकेट है और इसके लिए टर्म यूज होती है एल्वियोलर, एल्वियोलर सॉकेट। वो सॉकेट जिसमें दांत सेट किया जाएगा, फिट किया जाएगा। क्लियर है? अब ऐसा थोड़ी है कि खड्डा खोदा, दांत को रख दिया, बात खत्म। तब आते रहो, हिलाते रहो, काम करते रहो। दांत की बात कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे तो हिल हिल के निकल आएगा बाहर, समझ? कितने दिन तक सेट रहेगा? तो फिर क्या किया जाता है? इसको यहाँ इस तरह से सेट किया जाता है कि ये हिलकर बाहर ना आए। कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है जब हम यहाँ कोई ऐसा मटेरियल डालें जो दोनों को चिपका करके रखे। तो यहाँ ऐसे फाइबर्स का यूज किया जाता है जो टिथ को जा सॉकेट के अंदर बांध के रखते हैं। क्लियर है? ये वो फाइबर्स हैं जो टिथ को जा सॉकेट के अंदर बांध के रखते हैं। क्लियर है? अब टिथ जो है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ पार्ट है, और हमारी बोन भी, जो ये जा बोन है, ये भी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो दोनों सेम मटेरियल है, यानी बोनी पार्ट ही ये है और बोनी पार्ट ही
ये है। अब बोन को बोन से कनेक्ट करना है, बोन को बोन के साथ जोड़ के रखना है, इसके लिए फाइबर्स यूज होते हैं और उन फाइबर्स को कहा जाता है लिगामेंट। क्लियर है? तो यहाँ जा बोन के अंदर इस एल्वियोलर सॉकेट में इस टिथ को मजबूती से बांधे रखने के लिए जो फाइबर्स यूज होते हैं उनके लिए टर्म यूज की गई है, ये है पेरियोडंटल, पेरियोडंटल लिगामेंट। क्लियर है? पेरियोडंटल लिगामेंट से दांत को यहां बांध के रखा जाता है, समझ रहे हो? तो ये है हमारे टिथ के स्ट्रक्चर। क्या है? क्राउन, नेक और रूट रीजन है। क्राउन जो हमें बाहर से दिखाई देता है स्माइल करते हो तब, नेक जो गम से ढका रहता है, रूट रीजन जो कि जा बोन के अंदर धसा हुआ है। अब जा बोन में कोई सॉकेट होगा, खड्डा होगा जिसमें ये दांत सेट किया जाता है, उसे एल्वियोलर सॉकेट बोलते हैं और एल्वियोलर सॉकेट में बांधने के लिए यूज होते हैं पेरियोडंटल लिगामेंट्स। क्लियर है? अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में कैविटी बनाई थी पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स आते हैं और जाते हैं, इसके लिए दांत में छेद होता है, दांत की रूट रीजन में छेद होता है, ये पोर्शन, ये पोर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है? अब इस पोर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इस छेद को? अब बायोलॉजी के टर्म में छेद को कहा जाता है फोरामन, और ये है, इस फोरामन के लिए यूज होता है टर्म एल्वियोलर फोरामन, या फिर इसे कहा जाता है एपिकल फोरामन। मैक्सिमम टर्म यूज होती है, यहाँ ये नजर नहीं आएगा ना, तुम लोग इस तरह लिखो, और एपिकल फोरामन, ये टर्म यूज होती है ज्यादातर। क्लियर है? एपिकल फोरामन समझ आया? कोई दिक्कत? टिथ डेंटाइन का बना है, डेंटाइन बनाने वाले सेल हैं ओडेंटोब्लास्ट जो कि मेसोडर्म के हैं, मेसोडर्म लेयर के सेल्स हैं। इसी तरह कवरिंग है इनेमल की, इनेमल बनाने वाले सेल है अमीलोब्लास्ट, एक्टोडर्मल ओरिजिन स्पेसिफाई हुआ, एक्टो मेसोडर्म ओरिजिन। क्लियर है? फिर नीचे कवरिंग होती है सीमेंटम की, सीमेंटम भी इनऑर्गेनिक मटेरियल जो इनेमल से थोड़ा सा कम और डेंटाइन से थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है, इन दोनों के बीच की हार्डनेस रखता है, समझ रहे हो? और ये कैविटी है जिसे पल्प कैविटी कहा जाता है, जिसमें नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स आती और जाती हैं। किसके थ्रू? एपिकल फोरामेन के थ्रू आती जाती है, समझ रहे हो? इसकी लीनिंग पे प्रेजेंट है ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। अमीलोब्लास्ट सेल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं बट वो हम दिखाई नहीं दे सकते क्योंकि डायग्राम 3D नहीं है, शो नहीं कर सकते हम लोग। चलो, रूट रीजन में जहां दांत को सेट किया गया है वो सॉकेट है एल्वियोलर सॉकेट, और सॉकेट में यूज होते हैं पेरियोडंटल लिगामेंट ताकि दांत यही बंधा रहे। क्लियर है? बन गया? चलो अब आगे चलते हैं, ये हुई दांत की बात, समझ आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टिथ के पार्ट्स यानी उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी। इससे बाहर टिथ में कुछ नहीं आ सकता। अब कुछ और पॉइंट्स रिलेटेड हैं टिथ से, वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो दांत हैं जैसे इंसीजर है, क्लियर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, और मोलर है। अब ये अलग अलग दांत क्यों दिए गए? ऐसा क्या होता है जो कि एक टाइप के दांत परफॉर्म नहीं कर सकते? तो वो कैसे फंक्शन है जो ये दांत परफॉर्म करते हैं? इंसीजर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, कैनाइन क्या करता है, प्रीमोलर और मोलर क्या करते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? इंसीजर यूज होता है कटिंग के लिए, काटने के लिए, या फिर मैं कहूँ बाइटिंग के लिए। क्लियर है? समझ रहे हो? तो छोटा बच्चा है
काटता है तो आगे वाले दो ही दांतों से तो काटता है, यही तो इंसीजर है, समझ रहे हो। कैनाइन, कैनाइन यूज होते हैं टीयरिंग के लिए, चीरने फाड़ने के लिए, समझ रहे हो। तो इसको भी तुम लोग कह सकते हो कटिंग, बट ये कटिंग दूसरे टाइप के, वो कटिंग बाइटिंग वाली है, ये कटिंग फाड़ने वाली है, समझ रहे हो। टीयरिंग, कटिंग, क्लियर। प्रीमोलर और मोलर ये दोनों के दोनों यूज होते हैं फॉर मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब है चबाना, च्यूइंग, क्लियर। ये पीछे के दांत यूज होते हैं चबाने के लिए, च्यूइंग के लिए। ये हुई फंक्शन की बात। नेक्स्ट, कि अब तक हम लोगों ने बात की दांत किन में होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिशेस की। अब हम बात करें कि दांत किन में नहीं होते, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें टिथ एब्सेंट है। तो उन ऑर्गेनिजम्स में से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे आंट ईटर है। आंट ईटर ये चींटियां खाने वाला जीव होता है। इसकी नाक इतनी लंबी होती है जो कि वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है। चींटियों की बम्बी है, उसमें नाक डालेगा, उनको अंदर खींच लेगा और फिर सल्टा देगा, खा जाएगा। तो इनको टिथ की जरूरत नहीं होती, क्लियर है। आंट ईटर। टोटोइज, टोटोइज में भी टिथ नहीं होते। सी हॉर्स, हिपोकैम्पस जो है उसके अंदर दांत नहीं होते, क्लियर है। और बूढ़ियों में भी दांत नहीं होते, ठीक है। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर टिथ एब्सेंट हो जाते हैं, क्लियर, एब्सेंट होते हैं। एंट ईटर अभी बताया, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी नाक इतनी लंबी होती है जो वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है और उनको अंदर खींच लेता है। शायद तुम्हारी 10th की बुक में आई होगी एक पोएम जिसमें एंट ईटर के बारे में बताया गया है। बूढ़ियो क्या होता है? अबे तुम लोग आगे जाकर के क्या होगे? बूढ़े। तुम्हारे दांत रहेंगे या नहीं? झड़ जाएंगे। अरे कॉमन सेंस है बेटा, दो कॉमन सेंस, समझो। बूढ़ियों में भी दांत नहीं होते, इसीलिए इन्हें इस कैटेगरी में रखा गया है, समझ रहे हो। चलो ये वो ये टिथ के लास्ट पॉइंट थे। टिथ कंप्लीट हुआ अपने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, टिथ कंप्लीट हुआ, बक्कल कैविटी की बात कर रहे थे। बक्कल कैविटी की जो रूफ है वो डिस्कस की, अब लैटरल साइड डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं फ्लोर पे। फ्लोर क्या है? फ्लोर है टंग, लिंगुआ या फिर ग्लोसा। चलो डिस्कस करते हैं। अब पॉइंट है अपना टंग का। टंग, लिंगुआ या फिर ग्लोसा, कैसा स्ट्रक्चर है? अगर इसकी फॉर्मेशन देखें तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मस्कुलर एंड मसल्स हैं, इस वजह से ये मूवेबल है। मस्कुलर एंड मूवेबल, क्लियर है। मसल्स प्रेजेंट होती है और मूवमेंट कर सकता है, समझ रहे हो। तो क्या है? फ्लोर है, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का फ्लोर फॉर्म करती है हमारी टंग। नेक्स्ट अगर पॉइंट डिस्कस करें तो देखो, टंग के पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग टेस्ट बड्स बोलते हैं, और इसी के साथ स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें टेस्ट पेपिले बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं टंग पर। टेस्ट बर्ड्स एंड टेस्ट पेपिले, समझ रहे हो। चलिए ये है बात टंग की। अब देखो टंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
ये टंग है अपनी, क्लियर। ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, क्लियर है। यानी ये एंटीरियर, टंग की एंटीरियर बाहर वाली साइड और ये पोस्टीरियर साइड अंदर है। अब देखो टंग नीचे यानी यहाँ इस हिस्से से कनेक्टेड होती है एक ऐसे स्ट्रक्चर से। जब इस हिस्से में जीभ उठा के देखोगे तो ये नजर आएगा, इसे बोलते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम, क्लियर है, फ्रेनुलम के थ्रू कनेक्टेड होती है। अब नेक्स्ट टंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो टंग हम लोगों ने कहा मस्कुलर पार्ट है। मस्कुलर यानी इसमें मसल्स होती हैं, और मसल्स किस तरह से होती हैं तो देखो ये वो हिस्सा है जहां से टंग अटैच होती है पीछे, समझ रहे हो, पोस्टीरियर रीजन में। और इस पार्ट को बोलते हैं, ये हमें नजर आएगा जैसे खांच की तरह नजर आएगा टंग पे, जैसे हमारी हथेलियों पे ये लकीर है इस तरह टंग पे नजर आएगी छोटी इस तरह की खांच, जिसे बोला जाता है सल्कस टर्मिंडस, क्लियर है। और देखो यहाँ हम बात करें ये मस्कुलर पार्ट है तो मसल्स किस तरह से प्रेजेंट होगी, टंग के फ्रंटल पार्ट में इस तरह की मसल्स होती हैं, ये मसल्स है, क्लियर है। एंटीरियर रीजन में है, ज्यादा दूर तक मत बनाना, एंटीरियर रीजन में है ये मसल्स, समझ रहे हो। और इन मसल्स को क्या बोलते हैं, एंटीरियर रीजन यानी बाहर की तरफ है तो इन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल मसल्स, एक्सटर्नल मसल्स। और सेकंड टाइप के मसल्स प्रेजेंट होती है यहाँ अंदर पोस्टीरियर रीजन की तरफ, जिनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है इंटरनल मसल या इंटीरियर मसल्स। और इसको बोल दो तुम लोग इंटरनल एक्सटर्नल या इंटीरियर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एक ही बात है, एक्सटीरियर मसल्स, क्लियर है। अब ये इंटीरियर और एक्सटीरियर मसल्स यानी इंटरनल और एक्सटर्नल मसल्स क्या काम करती है, मसल का काम है मूवमेंट करवाना, किस तरह की मूवमेंट करवाती है तो देखो एक्सटर्नल या एक्सटीरियर मसल किस तरह की मूवमेंट करवाएगी और इंटीरियर मसल किस तरह की मूवमेंट करवाएगी। तो देखो एक्सटीरियर मसल्स की वजह से मूवमेंट होती है इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग। जीभ अंदर जाती है और बाहर आती है मुंह के, तो वो मूवमेंट है एक्सटीरियर या एक्सटर्नल मसल्स की वजह से, समझ रहे हो। इंटीरियर इंटरनल मसल्स क्या करती हैं, इन मसल्स का काम है रोलिंग मूवमेंट, टंग रोल करते हैं ना हम लोग, रोलिंग मूवमेंट, रोलिंग मूवमेंट ऑफ टंग, क्लियर है। तो ये है इंटीरियर या इंटरनल मसल्स, समझ रहे हो। दो तरह की मूवमेंट है, जीभ को बाहर निकालते हैं अंदर ले जाते हैं, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, ये एक्सटर्नल या एक्सटीरियर मसल्स की वजह से होता है। टंग को रोल करते हो, अलग अलग शेप बनाते हो अंदर ही अंदर, ये रोलिंग मूवमेंट्स इंटीरियर या इंटरनल मसल्स की वजह से हुआ, समझ रहे हो, क्लियर है, नोट कर लिया। चलो अब आगे चलते हैं, ये हुई बात टंग मसल्स की। अब हम आते हैं, हम लोगों ने कहा था कि टंग जो है इस पे टेस्ट बड्स और टेस्ट पेपिले होते हैं, ये टेस्ट को सेंस करते हैं, इसीलिए हमारी टंग के लिए टर्म यूज होती है कि टंग जो है ये गुस्टैटो रिसेप्टर है, गुस्टैटो रिसेप्टर। गुस्टैटो रिसेप्टर का मतलब टेस्ट रिसेप्टर है, टेस्ट रिसेप्टर, समझ लो, टेस्ट को सेंस करता है, रिसीव करता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो
किस तरह से हम लोग अब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किस तरह से टेस्ट बड और टेस्ट पेपिले प्रेजेंट होते हैं टंग के ऊपर। क्लियर है? तो हमारे टंग पे 4 अलग अलग तरह के टेस्ट पेपिले प्रेजेंट होते हैं। ये टंग है, ठीक है। अब मैंने साइड चेंज करके बना दी, तो देखो इस पे किस तरह से टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। टंग का ये जो सल्कस टर्मिनस वाला पार्ट है, इस पार्ट पे एक तरह के टेस्ट पेपिले प्रेजेंट है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होते हैं और थोड़ा सा बड़ा साइज। क्लियर है? ये इन्हें कहा जाता है सर्कमवेलेट टेस्ट पेपिले। सर्कमवेलेट टेस्ट पेपिले। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट पेपिले यहाँ नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं जो कि इस तरह से नजर आते हैं। ये शेप कैसी है? बड़ी जानी पहचानी सी शेप है ना? कैसी है भाई? कैसी शेप है गधो? तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, कैसी शेप है ये? लीफ लाइक शेप नहीं है, तुम्हारी सोच तो कटर में है, तुम लोग तो कहीं और ही पहुंचे होगे, जानता हूं मैं। तो लीफ लाइक शेप है, पत्ते जैसी है, ठीक है। तो इसलिए इन टेस्ट पेपिले को बोला जाता है फोलिएट टेस्ट पेपिले। क्लियर है? थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट पेपिले यहाँ फ्रंटल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं और वो छोटे सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से नजर आते हैं हमें। क्लियर है? ये है। इन टेस्ट पेपिले को क्या कहा जाता है, इनके लिए क्या टर्म यूज होते हैं? तो ये टेस्ट पेपिले हैं फंजीफॉर्म टेस्ट पेपिले। फंजीफॉर्म टेस्ट पेपिले। क्लियर है? फंजीफॉर्म। नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट टाइप के टेस्ट पेपिले बहुत ही छोटे होते हैं, नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं और इस तरह से प्रेजेंट होते हैं टंग के ऊपर। बचे हुए हिस्से में वही होते हैं सारे, जहां कोई नहीं वहां हम हैं, बात ये है। क्लियर है? तो समझ रहे हो गधो? ये है, ये थर्ड टाइप है, इनको कहा जाता है फिलीफॉर्म टेस्ट पेपिले। तो हमारी टंग पे 4 अलग अलग तरह के टेस्ट पेपिले होते हैं, सर्कमवेलेट, फोलिएट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, 4 तरह के, ठीक है। अब देखो इनकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। सर्कमवेलेट टेस्ट पेपिले जो हैं ये लार्जेस्ट होते हैं, यानी साइज में सबसे बड़े हैं। क्लियर है? समझ रहे हो? और सर्कुलर है। क्लियर है? सर्कुलर बोलो या स्फेरिकल बोलो, एक ही बात है। इस तरह के टेस्ट पेपिले हैं। फोलिएट टेस्ट पेपिले ये स्पेशल हैं थोड़े से। फोलिएट टेस्ट पेपिले वेस्टिजियल होते हैं अपने अंदर। वेस्टिजियल का मतलब है कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन हमारी बॉडी में तकरीबन 90 वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के अंदर 90 वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। तो देखो वो ऑर्गन्स जो कि हमारे एंसेस्टर्स में, हमारे पूर्वजों में वेल फंक्शनल थे और बहुत अच्छी तरह काम आ रहे थे, यूज हो रहे थे,
बट हमारे अंदर वो प्रेजेंट है, फंक्शनल नहीं है, हमें अब उन ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है, बट वो प्रेजेंट फिर भी है, हमारे अंदर से इरेडिकेट नहीं हुए, हमारे अंदर से डिलीट नहीं हुए, बनते हैं वो ऑर्गन्स हमारे अंदर, जैसे अपेंडिक्स है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, वेस्टिजियल टेस्ट पेपिले हैं, कोट टेल वर्टिब्रा है, तो ये ऑर्गन्स हटे नहीं है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे अंदर होते हैं, बट किसी काम के नहीं होते, ठीक है, यानी नॉन फंक्शनल है, वेस्टिजियल है, इन्हें निकाल दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नो हार्म एट ऑल, क्लियर है। अब बात करते हैं फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म टेस्ट पेपिले मशरूम लाइक होते हैं, मशरूम जैसे, क्लियर है, हम भी देखिए मशरूम उस जैसे होते हैं। नेक्स्ट कि ये पिंक होते हैं कलर में, पिंक इन कलर, समझ रहे हो। नेक्स्ट फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म टेस्ट पेपिले कैसे हैं, तो ये स्मॉलेस्ट हैं, मैक्सिमम होते हैं नंबर में। नेक्स्ट कि ये पॉइंटेड है, यानी नुकीले हैं, समझ रहे हो, पॉइंटेड है, नुकीले हैं, क्लियर। और अगर हम बात करें तो ये फिलामेंटस फॉर्म में है, इसीलिए टर्म फिलीफॉर्म यूज हुई है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, फिलीफॉर्म फिलामेंट लाइक फॉर्म होती है, क्लियर। तो ये 4 तरह के टेस्ट पेपिले प्रेजेंट है अपनी टंग में, समझ रहे हो, टंग के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की ये जो हिस्सा है ये है सल्कस टर्मिनस, सल्कस टर्मिनस, और सल्कस टर्मिनस के पास प्रेजेंट होते हैं इस तरह से एक्चुअल में ये क्या है, 2 ही बनाओ, ज्यादा मत बनाओ, समझना पड़ेगा हमें यहाँ, ये क्या है, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है टॉन्सिल, टॉन्सिल, और ये जीभ के पास है, लिंगुआ के पास प्रेजेंट है, तो इन्हें कहा जाता है, ये लिंगुअल टॉन्सिल है, लिंगुअल टॉन्सिल, क्लियर है, पूरी टर्म लिख लो, टॉन्सिल है वो भी लिंगुअल, समझ रहे हो, ये है। अब ये स्ट्रक्चर होता है हमारी टंग का, हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो टेस्ट पेपिले समझ आई, अब हम देखते हैं कि कौन से टेस्ट पेपिले या टंग के कौन से एरिया पे कैसा टेस्ट सेंस होता है। टेस्ट रिसेप्टर है ना, गुस्टेटो रिसेप्टर, तो अलग अलग टेस्ट भी सेंस करती होगी, है ना, कौन से एरिया पे कौन से हिस्से पे कैसा टेस्ट सेंस होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। ये है टंग, क्लियर है। अब देखो टंग पे टेस्ट एरियाज, ये जो एंटीरियर पोर्शन है, फ्रंटल पार्ट है टंग का, इस हिस्से में सेंस होता है स्वीट टेस्ट, क्लियर है, स्वीट यानी मीठा स्वाद, यहाँ इस हिस्से में सेंस किया जाता है, क्लियर है। इसी के साथ ये जो हिस्से बच गए, इसी से जुड़े हुए ऐसे पोर्शन, यहाँ सेंस किया जाता है सॉल्टी टेस्ट, नमकीन जो स्वाद होता है वो यहाँ सेंस होता है। नेक्स्ट इनसे थोड़ा सा ऊपर चले तो ये जो एरियाज हैं, यहाँ सेंस होता है सोर, खट्टा स्वाद, सोर टेस्ट, क्लियर है। और जब बैक पोर्शन में चलते हैं, ये वाला हिस्सा, यहाँ सेंस होता है बिटर टेस्ट, कड़वा जो स्वाद होता है ना वो यहाँ पीछे की तरफ सेंस किया जाता है। तो ये तो है 4 ऑर्डिनरी टेस्ट जो हम लोग डिस्कस करते ही करते हैं। एक और स्पेशल टाइप का टेस्ट है
जो कि अभी कुछ ही साल पहले डिस्कवर हुआ है। उस टेस्ट का नाम है उमामी, और ये न्यूली डिस्कवर्ड टेस्ट है, न्यूली डिस्कवर्ड टेस्ट है। कहाँ डिस्कवर हुआ? अगर ये बात की जाए तो देखो, डिस्कवर्ड इन जापान, जापान में डिस्कवर हुआ। क्लियर है? सेकंड, किस चीज का टेस्ट है? ये टेस्ट है टेस्ट ऑफ सम स्पेशल स्पाइसेस, टेस्ट ऑफ सम स्पेशल स्पाइसेस। क्लियर है? कुछ स्पेशल मसालों का स्वाद है ये, जो कि जापान में डिस्कवर हुआ है, उमामी टेस्ट। तो ये 5 तरह के टेस्ट है जो इन जगहों पे सेंस किए जाते हैं हमारी टंग के ऊपर। क्लियर है? ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। चलो अब टंग से जुड़े हुए कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर टंग भी कंप्लीट होती है। क्या है कि ये माना जाता है कि टंग कोई ग्लैंडुलर पार्ट नहीं है, टंग पे कोई ग्लैंड नहीं होते, बट एक्चुअल में टंग पे एक ग्लैंड होता है, लिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं जिसे, लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, टंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये ग्लैंड क्या करता है? सिक्रीट लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज नाम का एंजाइम, लाइपेज यानी लिपिड डाइजेस्टिव, लिपिड यानी फैट, फैट डाइजेशन के लिए एंजाइम रिलीज करता है। बट इन वेरी लो अमाउंट, बहुत 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 कम अमाउंट में, जिसको हम लोग गिनते ही नहीं है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझ रहे हो? ये है। क्लियर? तो ये बात हुई अपनी टंग की, गुस्टैटो रिसेप्टर की। गुस्टैटो रिसेप्टर इस तरह की टेस्ट सेंस करती है, ये टेस्ट रिसीव होते हैं। समझ रहे हो? न्यूली डिस्कवर्ड टेस्ट उमामी जरूरी है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। एक बार क्वेश्चन आया था इस चीज से रिलेटेड, पूछा गया था, क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को कि हमारी बक्कल कैविटी में किस टाइप के फूड की डाइजेशन होती है, 4 ऑप्शन दे दिए तुम्हें। अब उसका आंसर कैसे दोगे बताओ? किस टाइप के फूड की? सुक्रोज की डाइजेशन होती है, प्रोटीन, क्लियर है, सुक्रोज नहीं दिए, और सपोज, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन होती है, फैट की डाइजेशन होती है, या फिर सेलुलोज की। ये क्वेश्चन दे दिया और पूछ दिया कि बक्कल कैविटी में किस चीज की डाइजेशन होती है। बक्कल कैविटी में डाइजेस्टिव एंजाइम सिर्फ एक है, नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, जो कि सलाइवा का पार्ट है, और यही बक्कल कैविटी में सिक्रीट किया जाता है। अब देखो, ये स्लाइवरी अमाइलेज क्या डाइजेस्ट करता है? अमाइलेज को डाइजेस्ट करता है, अमाइलोज को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज, अमाइलोज क्या होता है? शुगर, सैकेराइड। तो यहाँ न्यूक्लिक एसिड कोई शुगर नहीं है, प्रोटीन कोई शुगर नहीं है, फैट कोई शुगर नहीं है, सेलुलोज शुगर है। तो क्या डाइजेस्ट करना चाहिए? गलत, क्योंकि सेलुलोज तो ह्यूमंस में डाइजेस्ट होता ही नहीं। हम लोग सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बाकी सारे एनिमल्स कर सकते हैं, हमें छोड़कर। हर्बीवोरस एनिमल सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सेलुलेज एंजाइम होते हैं, हमारे पास नहीं है। तो केस खत्म। फिर इन तीनों में से क्या डाइजेस्ट होगा? प्रोटीन की डाइजेशन होती है स्टमक से स्टार्ट, न्यूक्लिक एसिड ड्यूडेनम में डाइजेस्ट होता है। फैट की डाइजेशन कहाँ होती है? एक्चुअल डाइजेशन अगर हम लोग कहें तो वो तो स्टार्ट होती है ड्यूडेनम से, बट बहुत कम अमाउंट में स्टमक में डाइजेस्ट होता है। इसी तरह बहुत कम अमाउंट में बक्कल कैविटी में भी डाइजेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ लाइपेज एंजाइम है और ये डाइजेस्ट करेगा। ये नीट का क्वेश्चन था, पूछा गया था एक बार, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये है हमारी टंग जो हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो, अब ये टंग कंप्लीट हुई, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ हमारी बक्कल कैविटी कंप्लीट हुई, बट कहेंगे नहीं,
काहे नहीं कहेंगे बे, ऐसा कहाँ रह गए हो है? तो ऐसा रह गए हो है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। अब हम लोगों ने कहा था कि एसेसरी ग्लैंड में सिर्फ 3 पार्ट डिस्कस किए हैं, लिवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। सलाइवरी, गैस्ट्रिक, इंटेस्टिनल, ये ग्लैंड कहाँ जाएंगे? जिस पार्ट में होंगे उसी में डिस्कस करेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं? हमारी बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी में ही डिस्कस किए जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर है? और ये सलाइवरी ग्लैंड डिस्कस करेंगे हम लोग कल। क्लियर? चलो मिलते हैं।